अस्सलामुअलैकुम। आइए फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें इंटर के लिए बहुत ही अहम कुछ गज़लें तशरीह की जाएगी। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें और पूरा ज़रूर देखें। आइए गज़ल को देखते हैं। असदुल्ला खां गालिब, ये सबसे पहले मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। देखिए तशरीह इसका देखते हैं और देखिए आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। वीडियो के आखिर में आपको इस तरह से बताया जाएगा कि जो आपको गज़ल आए, अगर उस गज़ल को पता भी ना हो कि तशरीह किस तरह से किया जाएगा, तो इस वीडियो में आपको वो भी बताया जाएगा कि जो गज़ल ना भी आए उसको भी तशरीह किस तरह से करना है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए ये गज़ल, यह शेर मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल मतला से माखोज है। यानी सबसे पहले तशरीह में आपको ध्यान रखना है कि जो भी जिसका भी तशरीह हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गज़ल देख लेना है, मतला है, मक्ता है, या बीच वाला है, या हसन मतला है। तो आपको बहुत आसानी से काम करना है कि सबसे पहले लिख देना है कि यह शेर मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल मतला से माखोज है। यानी मतला है, पहली शेर को मतला कहते हैं। ये आपको बहुत पहले पढ़ाते वक्त बता दिया गया। देखिए इस शेर में गालिब ने अपनी गुर्बत का इजहार करते हुए शाह को मुखातिब किया है और मौसूफ को अपनी खुददारी का एहसास दिलाते हुए कहा है कि मैं अपनी गुर्बत के बावजूद तेरे दर पर हमेशा पड़ा रहने वाला नहीं हूँ। खाक 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 पड़े ऐसी जिंदगी पर, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ। क्योंकि पत्थर बेजान और बेहोश होते हैं, जबकि इंसान एक हसास मखलूक है। वह किसी के दरवाजे पर दो रोटी के लिए पड़ा नहीं रह सकता। अगर इसमें खुददारी है तो शायर ने बादशाह को इसी शेर में इस जज्बे का एहसास दिलाया है। यानी देखिए इस शेर में गालिब कहना ये चाहते हैं कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। सिंपल सी आप ध्यान से सुने कि इसमें बताना चाह रहे हैं कि मैं पत्थर रहता तो तेरे दर पर हमेशा के लिए रह जाता, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और इंसान के नाते मैं कोई पत्थर रहता तो तेरे दर पर रहता, लेकिन मैं इंसान हूँ, इसीलिए मैं तेरे दर पर हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। आइए ये मिर्जा गालिब की दूसरी गज़ल में से है, उसी में से देखिए इसमें क्या कह रहे हैं गालिब। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो गज़ल है ये बहुत ही मशहूर गज़ल है, जो एग्ज़ाम में बार बार आपको ये पूछता रहता है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको भी ला दे और इसको अच्छी तरह से आप देखें। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। तशरीह देखिए आपको इस तरह से बहुत अच्छी तरह से लिख देना है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ रेड पेन से लिखा हुआ है, तो आपको एग्जाम में कोई ब्लू पेन से लिखना है, और बहुत अच्छी तरह से जो थोड़ा हल्का मोटा चलता हो, और इसमें तशरीह भी उसी से। आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रहे कि आपको इसी तरह से गज़ल को लिखना है। दो शेर पहले कॉपी में इस तरह से लिख देना है जो शेर होगा, और इस तरह से तशरीह लिखना है। फिर उसके बाद अच्छी तरह से ये लाइन छोड़ कर आपको अच्छी तरह से फर्क जवाब देना होगा। देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं गालिब। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। यह शेर मिर्जा गालिब के दूसरे गज़ल से माखोज है। इस शेर में गालिब ने दुनियावी रंज व अलम को झेलने और बर्दाश्त करने का सलीका सिखाया है। चुनांचे फरमाते हैं कि रंज व अलम दुनियावी जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा, इसलिए जब आदमी को रंज व अलम से दो चार होना पड़े तो बहादुरी से आजमाइशों का मुकाबला करना चाहिए। गालिब ने इस शेर में अपना तजुर्बा पेश किया है कि जब आदमी रंज व अलम का खोगर हो जाता है तो मुश्किलात खुद ब खुद आसान नजर आने लगती है। इसलिए इंसान को रंज व अलम आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए, बहादुरी और जवानमर्दी के साथ नामुवाफिक हालात का मुकाबला करना चाहिए। देखिए इस शेर में गालिब
यह कहना चाहते हैं कि रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी कि इतनी आशा हो गई। देखिए इसमें गालिब कहना चाहते हैं जो इंसान रंज का आदी होता है, यानी जो गम का आदी हो जाता है, अगर उस पर फिर गम आता है, यानी मुसलसल गम का हो तो फिर गम भी मजा देता है। आप सुने होंगे कई बार, यानी जिसको गम का आदत पड़ जाता है, अगर फिर उसके पास वही गम आता है तो उस गम को देखने में लगता है कि बहुत आसान है। चूंकि ये रोज का गम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये गम नहीं, बहुत ही आसानियां हो जाती है गम में भी। तो ये गजल के शेर में गालिब ये कहना चाह रहे हैं, यानी रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आशा हो गई। इसको अच्छी तरह से देख लेना है और बार बार देखना है आपको, और फिर प्रैक्टिस करना है और फिर लिखना भी है, ताकि आपको देखिए एग्जाम से पहले कि कितना हमको समय लग रहा है, तब आप वहां भी लिख पाएंगे। ये इस तरह से आप देखेंगे या कई बार ऐसे करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लिखें, कॉपी लें और उसको लिखें अच्छी तरह से। चलिए अभी ये गाना चंगेजी का गजल देखते हैं। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। तशरीह, यह शेर यह गाना चंगेजी की पहली गजल मतला से माखोजे। आपको बिल्कुल इसी तरह से सब में लिखना है, आपको घबराना नहीं है। यानी आप जब भी लिखे पहले लिख दे कि यह शेर किसका है, आप ध्यान रखेंगे। ये मतला है तो ये लिखा गया कि यह गजल का पहली गजल के मतला है, मतला से माखोजे। इस शेर में शायर यह कहना चाहते हैं कि अदब का जो मकाम है वो बहुत ही अजीब मकाम है। जब हम किसी का अदब करते हैं तो बहुत सारी हसरतें, बहुत सारी तमन्नाएं हमारे दिल में ही रह जाती है। हवस यानी किसी चीज को पाने का ख्वाहिश होती है, या यह पाने की ख्वाहिश ऐसी होती है कि बहुत सारे शौक हमारे दिल के अंदर ही रह जाते हैं। देखिए इसको इस तरह से समझते हैं कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। देखिए एक अदब एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर अगर आ जाती है तो देखिए इसको इस तरह से समझते हैं कि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो वो जब उनको पानी पीने के लिए दिया जाता है तो उनके सामने बहुत सारा चीजें पानी के लिए रहता है, बहुत सारा मेवे रहता है, जिसमें वो अगर हम कहीं आसपास खड़े होते हैं तो वो मेहमान हमारे से कहते हैं कि आइए ना आप भी खा लीजिए, आइए ना आप भी ले लीजिए। लेकिन हमारे अंदर एक अदब होता है कि वो हमारे मेहमान है, अगर हम उनके साथ खाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। यानी हम अपने हवस को दबा लेते हैं, हवस है हमारे अंदर खाने को, लेकिन हम नहीं खाते हैं। तो इस गजल में इसी तरह का तशरीह आपको समझ कर अच्छी तरह से कर देना है। कोई आपको घबराना नहीं है कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। मिर्जा यगाना चंगेजी, ये भी मिर्जा यगाना चंगेजी का ही गजल है जो पहले गजल का दूसरी गजल का मतला है। चलिए इसमें देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तशरीह, यह शेर यगाना चंगेजी की पहली गजल मतला से है। देखिए बिल्कुल हर वीडियो की तरह, हर आपको शेर की तरह इसमें किया जा रहा है, आप ध्यान रखेंगे। अगर मतला है तो मतला, मक्ता है तो मक्ता। इस शेर में शायर ने अपनी बातों को निहायत सलीके से पेश किया है। इस शेर में शायर ने जमाने के इल्जामात को रद्द करते हैं और अपनी कारदगी से इत्मीनान का इजहार होते उसे सही तस्वीर करते हैं। यानी अपनी खताओं पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और बकौल शायर दूसरों के जुर्म को अपने जिम्मा नहीं लेना चाहते हैं। देखिए इसको इस तरह से समझते हैं। इसमें यगाना चंगेजी कह रहे हैं कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। इसमें ये कहना चाहते हैं कि मेरा दिल, यानी मेरा दिल गलती करे तो मुझ में क्या गलती है, मेरा दिल को सजा मिलना चाहिए, उस पर जुर्म होना चाहिए। यानी आपको समझना है कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता,
पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। कह रहे हैं कि मेरा दिल जब गलती कर रहा है तो मेरा दिल पर जुर्म हो, यानी हम पर क्यों जुर्म होगा, यानी मैं गलती नहीं किया हूं। देखिए अब यहाँ से गाना चंगेजी के बाद हम लोग देखते हैं खलीलुर रहमान आजमी का गजल। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। देखिए आपको इस शेर से भी एक ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको क्या करता है कि ये ऑब्जेक्टिव में देता है और इस शेर कहता है उस पर भी दुश्मनों का कहीं, अब यहाँ डाल देता है डॉट 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 पड़ गया। अब आपको वहां से देखना है कि क्या, तो आपको गजल भी थोड़ा पढ़ना है तो थोड़ा गहराई से देख लेना है कि वहाँ क्या है। अब इसमें ऑप्शन दे देगा आपको छाया पाया, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि क्या था गजल में पहले शेर में। चलिए देखिए तशरीह देखते हैं। तशरीह, यह शेर खलीलुर रहमान आजमी की पहली गजल मतला से माखोज है से मोही। इसमें शायर ने अपने जाति गम को खुली हुई किताब की तरह खोलकर रख दिया है, जिस शायरी की शदीद मायूसी का इजहार होता है। शायर ने अपने निजी, होगा यहाँ देखिए, निजी हालात से इस तरह चोर हो चुका है कि गम को उसने रफीक हयात तस्वीर कर लिया है। लेकिन शायर को शायद गम की रफाकत भी रास नहीं आती। शायर दुनिया वालों से इसी बात करते हुए कहता है कि गम जो मेरे कदीम रफीक था उस पर दुश्मनों की निगाह पड़ गई और वह भी हमसे बिछड़ गया। यानी शायर इस दुनिया में अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है। देखिए यहाँ पर गलती हो गया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब गलती हो जाए तो आपको बहुत सारा गिजमिस यानी आपको बहुत सारा काट कुट नहीं करना है, सिर्फ एक बार काटना है और ध्यान रखना है, बस आगे से लिखने स्टार्ट कर देना है। यानी आपको बहुत सारा ये नहीं करना है कि जिससे देखने से आपका कॉपी अच्छा नहीं लगे, यानी आपका कॉपी खूबसूरत भी लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं वली दखनी का। इसको हम लिख के बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है। अगर ना भी आए कोई गजल तो आपको आखिर लिखना कैसे उसको भी, चलिए हम इसको लिख के बताते हैं और उसके बाद आपको देखना है कि किस तरह से लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद ये चौथाई छूटा रहेगा आपका। जिस तरह से यहाँ मान लीजिए इसको चौथाई माना गया तो आप भी एक चौथाई छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है तशरीह। फिर उसके बाद देख लेना है कि गजल क्या कह रहा है। तो इसमें वली दखनी क्या कहना चाहते हैं, देखिए पहले ये गजल क्या है। वली सौदा ज़दा दिल की हकीकत गर सुकूं लिखना, तो दीवाना हूँ सा निकल पक मैं बाहर एक रकम निकले। देखिए इसमें वली दखनी कहना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि अगर तुमको सौदा ज़दा की हकीकत को लिखनी हो तो तुम मेरे बारे में लिख देना। अगर दीवाने के बारे में लिखना हो तो मुझसे अच्छा दीवाना कोई नहीं है। देखिए तो आपको सेम इसी तरह से लिखना है। सबसे पहले तो देख रहे हैं कि वली यानी नाम आ रहा है, तो ये समझ जाइए कि मक्ता है। आपको बताया गया था कि जो शायर आखिरी शेर में जो गजल के आखिरी शेर में जो इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। तो आपको इस तरह से देखिए किस तरह से लिखना है, आप ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा कलम इधर उधर हो गया था इसलिए थोड़ा सा बहुत लेट हो गया। देखिए अब ध्यान दीजिए, इसको लिखना है। सबसे पहले आप देख लिए कि यह मतला है, तो लिखना है यह शेर सबसे पहले किसका है, तो वली दखनी का। तो यह शेर वली दखनी का मक्ता है ना, तो आपको लिखना है मक्ता से माखोज है। उसके बाद देख लेना है कि ये शेर कहना क्या चाहता है। तो इसमें वली दखनी क्या कहना चाहते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे कि इस शेर में शायर कहना चाहते हैं। आपको हर में डालना है, आपको देख लेना है।
तो लिखना है इस शेर में शायर, इस शेर में, तो यहाँ से अब आपको लिखना है इस शेर में शायर यह कहना चाहते हैं कि अगर कहना चाहते हैं कि अगर अगर तुमको सौदा के हकीकत लिखनी हो तो तुम मेरे बारे में लिख देना। अगर दीवाना के बारे में लिखना हो तो मुझसे अच्छा कोई दीवाना नहीं है। देखिए यहाँ तो हम लोग देखें कि आपको ये सही तशरीह हुआ, यानी आपको ये बिल्कुल समझ लीजिए एक प्रकार का आपका सही तशरीह हुआ। लेकिन जब हमको नहीं भी आए उसको किस तरह से तशरीह करेंगे, आइए हम उसको भी सीखते हैं। आपको बिल्कुल समझिए कि आपको नहीं पता है कि उसका माना क्या होगा, या इसमें इस शेर में क्या कहना चाहते हैं, या कोई और गज़ल दे दिया आपको, या नहीं पता है कि उसमें किसका ये गज़ल है। हमने तो आपको लगभग आपके इंटर के किताब के मुताबिक 6 या 7 आपके गज़ल शोरा हैं, जिसमें से 3 या 4 या 5 हम आपको लगभग बता ही चुके हैं। उसमें से आपको ये बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको दे दे, आपको नहीं पता है तो उसको कैसे लिखा जाए उसको भी देखिए बहुत अच्छी तरह से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो गज़ल ना आए लिखने, या जो गज़ल दे दे इसके अलावा, अगर ये कोई इसमें से ना दे तो आपको उस गज़ल को कैसे लिखना है, और आपको लिखने भी नहीं आ रहा है या आपको पता भी नहीं है गज़ल का माना क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे उसको जल्दी से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। जो ना भी आए उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कैसे वो उसको लिखा जाए। चलिए तो उसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो आपको गज़ल जब देगा तो ध्यान रखेंगे, जिस तरह से हम लोग देखेंगे कि रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आशा हो गई। मान लीजिए ये आपको गज़ल दे दिया गालिब को, तो ध्यान रखेंगे कि ये जब गज़ल दिया है मिर्जा गालिब को, आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि यहाँ आप मान लीजिए नहीं आ रहा है तशरीह करने, आप कुछ मत करें, बिल्कुल इसी तरह से आप सबसे पहले तशरीह लिख दें। उसके बाद तशरीह लिख दे, ये कोई और पेन से ब्लैक से लिखे, फिर ब्लू से ये इसका बहुत अच्छी तरह से दे, तो हम भी यहाँ ब्लू ले लेते हैं। देखिए और उसके बाद मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है कि इसका लिखा कैसे जाए, तो आप कुछ मत कीजिए, देख लेना है रंज है ना, इसमें रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता, इंसान है तो यानी इंसान के बारे में, तो लिख देना है आपको कि क्या लिखना है, तो इंसान का रंज मिट जाता है, यानी मिट जाता है रंज इंसान का, कब तो जब गम आता है,
गम आता है। आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है, उसको भी कैसे लिखना है ये बहुत अहम देखना है। मान लीजिए ये आपको तो सही तशरीह बता दिया गया था, लेकिन जो नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान रखेंगे ये आपका पहला लिखा हुआ है या आपको नहीं आ रहा है या पता भी नहीं है। एक और चीज देखेंगे कि लिखने से पहले आपको मान लीजिए ये तशरीह देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये गजल, अगर पता होगा कि मतला है तो यहाँ मतला लिख लेना है, अगर पता है मकता है तो मकता, नहीं तो बस इसी तरह से आपको चालू कर देना है। और नहीं तो इस तरह से नहीं होगा तो आप लिखिएगा कि यह शेर यह शेर यह शेर शायर का है। मान लीजिए आपको पता नहीं है, शायर का है, और फिर लिखिए इस शेर में शायर कहना चाहते हैं कि, अब देख लेना है कह रहा है का, पढ़े इतना कि आशा हो गई, मुश्किल पढ़ी, तो आपको नहीं पता है कि मुश्किल कैसे इसको लिखना है सही से, तो आप लिख दीजिएगा चाहते हैं कि मुश्किल हम पर आया बहुत, मुश्किल आ गया, मान लीजिए मुश्किल आ गया, और उसको बहुत दुख हुआ। माने आपको नहीं आ रहा है, यानी आपको क्या करना है कि आपको जो नहीं भी आ रहा है तशरीह करने, आपको इस तरह से उसमें से देखकर, मुश्किल होगा, रंज होगा, खोगर होगा, ये खोगर का आदि, यानी आपको देख लेना है जो आपको उसको उसके रिलेटेड में आपको उसको बनाकर अच्छी तरह से उसको भी लिख देना है, छोड़ना नहीं है। इस फेज की तरह आपको एक अच्छी तरह से साफ साफ आप उसको जिस तरह से इतना हो रहा है तशरीह, आपको एकदम बिल्कुल इसी तरह से इतना कर देना है, वहां छोड़ कर नहीं आना है, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से साफ साफ बहुत अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन छोड़कर इसी तरह से स्पेस दे देकर आपको लिख देना है। गजल को कोई भी आए आपको छोड़ना नहीं है, आप अच्छी तरह से लिखेंगे। उसमें शायर ये कहना चाहते हैं, शायर इसमें इंसान की बात करना चाहते हैं, यानी आपको नहीं पता है तब